एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के छात्रगणों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के हैं उनको मैं अपने सेकेंड यूनिट के बारे में पढ़ा रहा हूं। सेकेंड यूनिट जो आपका है वो उसमें जनरल एक्सेप्शन के बारे में बताया गया है। तो जनरल एक्सेप्शन जिसमें मैंने आपको चार जनरल एक्सेप्शन बता दिया है, और जिसमें पहला मैंने वॉलेंटी नॉन फिट एंजरिया बताया था, तो उसी का अपोजिट जो है साइंटी नॉन फिट एंजरिया बताया था, फिर नेसेसिटी के बारे में बताया था, और फिर कल मैंने जो है स्पेशली प्लेंटिफ के बारे में जो है वादी कब अपकृतकर्ता स्वयं होता है तो उसके बारे में मैंने बताया था। तो इसके बाद ये एक और बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रतिवाद है, एक जिसे कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट जो है जो प्रतिवादी को एक प्रतिवाद दिया गया है उसके दायित्वों से रक्षा के लिए ये उपचार बचाव दिया गया है, एक्ट ऑफ गॉड है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ज्यादातर कंपटीशन में या आपके एग्जामिनेशन में जो कि आपका एग्जाम होता है आपका, उस दौरान आपको ये जरूर मिलेगा। ये किस रूप में मिल सकता है? केसेस के रूप में भी मिल सकता है कि किसी पार्टिकुलर केस के बारे में, निकोलस बनाम मार्शलैंड का केस आकर के उसके फैक्ट्स के बारे में पूछ सकता है, या ऐसे आ सकता है कि दैवकृत्य क्या है, उसके प्रमुख वादों को समझाते हुए आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, उसके वादों सहित उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। या ऐसे पूछ सकता है कि दैवीय कृत्य की पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एक्ट ऑफ गॉड पर एक शॉर्ट नोट कंप्लीट करिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये निश्चित तौर पे आपको किसी ना किसी रूप में मिल ही जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, जो कि आपका एलएलबी प्रथम सेमेस्टर का जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है उसमें निश्चित तौर पे ये आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ ऑफ टार्ट है वो दैवीय कृत्य है क्या। लॉ ऑफ टार्ट में जो जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है उसके अंतर्गत जो ये सेकेंड यूनिट है उसमें जो सामान्य अपवाद दिए गए हैं उसमें से एक प्रमुख अपवाद दैवीय कृत्य का अपवाद है, जो कि प्रतिवादी को उसके दायित्वों की रक्षा के लिए होता है, तो यानी कि उसे बचाव देता है। तो है क्या वास्तव में? एक्ट ऑफ गॉड शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के विस मेजर इससे बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? विस मेजर का मतलब है अप्राकृतिक घटना, ऐसी घटना जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। और अन्य अर्थों में हम देखेंगे ये कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड होने के नाते इसका सीधा सा अर्थ बताया गया है अप्राकृतिक दुर्घटना। एक फ्रेंच में भी एक वर्ड है वो फोर्स मेजर के रूप में दिया गया है। ये फ्रेंच में दिया हुआ है, फ्रेंच शब्द से दिया हुआ है फोर्स मेजर। इसका क्या मतलब है? एक ऐसी घटना जो कि जिसके बारे में आप युक्त ढंग से नहीं सोच सकते, कल्पना से परे एक ऐसी घटना जो कि प्राकृतिक कारणों से हुई हो, प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित हो, ऐसी घटना ही दैवकृत्य मानी जाएगी। ऐसी दशाओं में लायबिलिटी क्या होगी? ऐसी दशाओं में प्रतिवादी लायबल नहीं होगा क्षतिपूर्ति देने के लिए। तो यहां हम यही बताना चाहते हैं कि ऐसी घटना जो कि मनुष्य के बुद्धि, विवेक
या कल्पना शक्ति से परे होती है, ऐसी घटना ही एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत आती है। अब इसके अर्थ में हम सीधी सी बात समझते हैं कि कोई भी ऐसी प्राकृतिक घटना जिसके बारे में मनुष्य का जो बुद्धि और विवेक है वो एकदम निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि कल्पना शून्य हो जाता है। ऐसे मामलों में, ऐसी घटनाओं में ही प्रतिवादी को इस दैवकृत्य की, अपवाद की जो है प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। दैवकृत्य का जो अपवाद है ये तब ही प्रतिवादी के प्रतिरक्षा कर पाता है जब वह जो प्राकृतिक घटना घटी है वो मनुष्य के बुद्धि, विवेक और कल्पना शक्ति से परे होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर प्रतिवादी उस क्षतिपूर्ण कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये जो बात कही गई है वो मैंने आपको बताया कि दो विस मेजर जो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है कि ऐसी घटना जो कि अप्राकृतिक हो, जिसके बारे में, ऐसी घटना जो कल्पना शक्ति से परे हो, जिसके बारे में मनुष्य युक्त ढंग से सोच ही नहीं सकता। और फोर्स मेजर यानी कि उस पर जो मनुष्य है वो अपना जो है उसको लाख कोशिश करे लेकिन उस ऐसे जो घटना घटने वाली है उसको दूर नहीं कर सकता। यानी कि लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रतिवादी ऐसी घटना को दूर नहीं कर सकता। तो ऐसी घटनाएं ही क्या होती हैं, वो दैवीय कृत्य के अंतर्गत आती हैं। उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो समस्त घटनाएं इस दैवीय कृत्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे आंधी, तूफान, अत्यधिक वर्षा होना, सुनामी या ज्वालामुखी का फटना या कोई ऐसी गतिविधि जिसके बारे में मनुष्य की कल्पना शक्ति शून्य हो जाती है। यानी कि जो मनुष्य की सोच है वहां उस स्तर तक नहीं हो पाती। यानी कि वह जो मनुष्य की कल्पनाशीलता है और उसकी बुद्धि और विवेक है उससे परे होता है। तो ऐसी घटना में प्रतिवादी को इस जो एक्ट ऑफ गॉड का सिद्धांत है उसके अंतर्गत प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। इसमें हम दो लोगों की परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें पहली परिभाषा जो है दी गई है सर फ्रेडरिक पोलार्ड ने पहली परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि दैवीय कृत्य या दैवीय घटना एक ऐसी घटना है, एक ऐसी असाधारण घटना है जिसके बारे में मनुष्य नहीं सोच सकता, पूर्वानुमान नहीं कर सकता और लाख कोशिशों के बावजूद भी ऐसी घटनाओं को वो रोक नहीं सकता। वही घटनाएं दैवीय घटनाएं या दैवीय कृत्य कहलाती हैं। वही घटनाएं एक्ट ऑफ गॉड कहलाती है। क्या कहने का मतलब है? सर फ्रेडरिक पोलक ने कहा कि जो है दैवकृत्य एक ऐसी घटना है जो कि असाधारण घटना होती है और जिसके बारे में मनुष्य युक्त ढंग से सोच नहीं सकता और उसे लाख कोशिश यानी कि जो है अत्यधिक प्रयास के बावजूद भी ऐसी घटना को रोक नहीं सकता। ऐसी घटनाएं ही दैवीय कृत्य कहलाती हैं। अगला सामंत जी ने भी कुछ जो है ऐसे ही कहा है कि ऐसी दुर्घटनाएं प्राकृतिक क्रियाओं का परिणाम है और मनुष्य के कृत्य से इसका कोई संबंध नहीं है और मनुष्य युक्त सावधानी भी बरत कर भी ऐसी समस्याओं को रोक नहीं सकता है। ऐसी समस्याओं को रोक नहीं सकता। क्या मतलब है कि ये जो घटना होती है, सामान्य ने कहा दो लोगों का जो परिभाषा है दो लोगों की है, पोलक की है और दूसरा सामान्य की है। पोलक ने कहा कि प्राकृतिक
असाधारण घटना होती है जिसके बारे में मनुष्य लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं रोक सकता। सेम इन्होंने भी ऐसे ही कहा है कि ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना होती है कि जिसके बारे में मनुष्य युक्ति ढंग से नहीं सोच सकता, और ऐसी घटना मनुष्य के कृत्य का परिणाम नहीं होती है, उसके कृत्य से कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसी घटनाएं ही क्या होती हैं? ऐसी घटनाएं मनुष्य के युक्त सावधानी बरतने के बाद भी ऐसी घटनाओं को मनुष्य नहीं रोक सकता। यानी कि ऐसी घटनाएं लाख सावधानी करने के बाद भी घट जाती हैं। ये सामान्य का विचार है और उन्होंने कहा इस प्रकार की घटनाओं में प्रतिवादी को निश्चित रूप से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, यानी कि वह उसे क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो ये परिभाषा है। इसके आवश्यक तत्व दो तत्व मैंने बताए थे कि पहला तत्व ये है कि जो है वो ऐसी घटना जो है वो दैवकृत होता है। इसका पहला तत्व है कि यह घटना प्राकृतिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक होनी चाहिए, यानी कि वो मनुष्य के कृत्य से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और दूसरी है कि ऐसी घटना जो है मनुष्य के जो है बुद्धि, विवेक और उसके बुद्धि विवेक के साथ साथ उसके कल्पना शक्ति से भी परे होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो ये घटना है दैवीय कृत्य की, वो मनुष्य के बुद्धि विवेक और कल्पना शक्ति से परे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक तो प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक कृत्य होना चाहिए और दूसरा है कि वो मनुष्य के बुद्धि विवेक और कल्पना शक्ति से परे होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो प्रमुख आवश्यक तत्व बताए गए हैं। अब इसके प्रमुख वादों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि मतलब अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इसके आवश्यक तत्व और इसके प्रमुख अब लीडिंग केसेस के बारे में देखते हैं। एक्ट ऑफ गॉड का जो पहला लीडिंग केस है वो आपको हमेशा जो है वो कंपटीशन में भी आपको मिलेगा कि जो केस है निकोलस बनाम वर्सेस मार्शलैंड। निकोलस बनाम मार्शलैंड का जो केस था ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये लीडिंग केस, मेन जो हर्ट ऑफ द जो है डॉक्ट्रिन था। ये ऐसा केस था जिसने ये बताया कि वास्तव में हम नॉर्मल घटनाओं पर या अन्य घटनाओं पर और एक प्राकृतिक घटनाओं पर किस प्रकार से उसमें हम अंतर बताएंगे। तो यानी कि जो दैवीय घटनाएं हैं और जो साधारण घटनाएं हैं, दोनों में डिफरेंट की बात इसी केस के मार्फत से की गई है। और आप देखेंगे कि वास्तव में क्या था कि निकोलस बनाम मार्शलैंड में प्रतिवादी के पास 3 कृत्रिम झीलें थी और जिसका पानी, जो कृत्रिम झीलें थी, वो उसका पानी का जो स्रोत था वो स्रोत प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था, यानी कि वर्षा इत्यादि पर निर्भर था। तो क्या होता है, एक बार वादी की जो झीलें हैं वो अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो है उसका बांध टूट जाता है। झीलें उफान मतलब जो है बहुत ज्यादा भर जाती हैं और भरने के बाद जो है ऊपर से बहती हुई वादी की
वादी के खेतों में उसने भी बांध लगा रखा था। उसके 4 बांध जो है बहुत अधिक पानी वर्षा होने के कारण प्रतिवादी की झीलों का पानी वादी के जो है खेतों में चला जाता है और उसकी वजह से उसके 4 बांध टूट जाते हैं या पानी में बह जाते हैं। तो ऐसी दशा में वादी ने प्रतिवादी पर केस किया कि महोदय, इनकी लापरवाही की वजह से ऐसी जो है घटना घटित हुई है और चूंकि वादी का बहुत नुकसान हुआ है इसलिए वादी को क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। तो कोर्ट ने कहा कि जब कभी भी ऐसी घटनाएं जो कि प्रतिवादी के कार्य का सीधा परिणाम रखती हूं, चूंकि उन्होंने दिखाया कि प्रतिवादी के कार्य का सीधा परिणाम है कि उसने जो बांध लगा रखा था वो कमजोर थे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो सीधी सी बात है, कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी घटनाएं जो कि अत्यधिक वर्षा से संबंधित है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, तो ऐसी दशाओं में प्रतिवादी को, चूंकि ये एक ऐसी घटना है जो कि एक्ट ऑफ गॉड है, अत्यधिक वर्षा का होना पूर्वानुमान से एकदम कोई लेना देना नहीं, यानी कि मनुष्य का जो पूर्वानुमान है वहां तक हो ही नहीं सकता। तो ऐसी दशाओं में कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी यहां पर क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक और केस आया था डिविजनल कंट्रोलर बनाम KSRTC, डिविजनल कंट्रोलर बनाम डिविजनल कंट्रोलर PC वर्सेस महादेवन शेट्टी, शेट्टी 2003 का केस था। इस केस में सीधी सी बात, एक बात इसमें निर्णय दी गई थी कि जो ये घटनाएं होती हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, वो जो है दैवकृत में ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि मानवीय दृष्टिकोण से जो है मानव की जो सोच है, क्षमता है, जो उसकी कल्पना शक्ति है, उससे परे होती हैं। ये बात बताई गई थी इस केस में, यानी कि दैवीय कृत्य की घटना मानव की सोच से परे होती है। एक असाधारण घटना है जो कि मानव की सोच से परे होती है। एक तीसरा केस था, उसके बारे में हम देखेंगे। कल्लूराम बनाम हेमचंद का था। कल्लूराम वर्सेस हेमचंद। हेमचंद का केस था AIR 1958। इस केस में क्या हुआ कि मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि डिफेंड में इसमें दिया गया था कि मतलब जो है वादी को क्षतिपूर्ति मिली थी। इसमें क्या था कि एक जो है प्रतिवादी की दीवार जो है काफी पुरानी हो गई थी, जो कि वादी के घर की जस्ट एकदम बड़ी सी ऊपर ऊंची थी, और वादी के बच्चे जो है वहीं बगल में सोए हुए थे। अचानक उनकी दीवार जो है प्रतिवादी की साधारण वर्षा के दौरान गिर जाती है। ऐसी दशाओं में वादी के 2 बच्चे उसमें जो है मृत्यु हो जाते हैं, 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने कहा कि जबकि साधारण वर्षा हुई थी, ऐसी दशा में प्रतिवादी को अपनी दीवार की मरम्मत करानी चाहिए थी। अगर अत्यधिक बारिश हुई होती तो प्रतिवादी को ये जो है इस
एक्सेप्शन का लाभ दे दिया जाता, लेकिन ऐसी दशाओं में जबकि ऐसी अत्यधिक बारिश नहीं हुई थी और उसकी दीवार गिर जाती है, तो ऐसी दशा में उसे फायदा नहीं दिया जा सकता। 2 मिनट और लेंगे, ठीक है, नहीं दिया जा सकता। और इसके बाद 2 और केसेज हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। एक केस है रामालिंगे बनाम नारायण रेडियल, चौथा केस है। 2 केसेज और हैं, रामालिंगे वर्सेस नारायण रेडियल। ये जो रामालिंगे बनाम नारायण रेडियल का केस था 1971 का केरल का मामला था। इस मामले में क्या था कि वादी ने एक ट्रक को जो है बुकिंग किया हुआ था सामान अपना भेजने के लिए कहीं, और जो ट्रक था वो ये प्रतिवादी का था। वादी ने क्या किया, प्रतिवादी जो है सामान लेकर जा रहा होता है, अचानक रास्ते में कहीं बीच में जबकि वो सामान पहुंचाने जा रहा होता है तो बीच में उग्र भीड़ द्वारा उसके ट्रक को रोककर लूट लिया जाता है। तो ऐसी दशा में वो कहता है कि महोदय मुझे पता नहीं था, ये एक असाधारण घटना थी, ये एक जो है ऐसी अप्राकृतिक घटना थी जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, और एक युक्तियुक्त ढंग से कोई सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति ऐसी घटना के बारे में कल्पना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसका लाभ दिया जाए कि महोदय ये ट्रैप बोर्ड के अंतर्गत आएगा और मुझे क्षतिपूर्ति देने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन कोर्ट ने कहा देखिए, उग्र भीड़ द्वारा आपके ट्रक का लूट लिया जाना कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये आप उसी प्रकार से कार्यों का जो है संचालन कर रहे हैं जिस प्रकार से एक मालवाहक कोई जो है गाड़ी करती है, इसलिए आपका दायित्व है कि आप जो है आप निश्चित तौर पर क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार होंगे। अगला एक लास्ट वाला केस था मुनींद्र बनाम मथुरा दास। मुनींद्र बनाम मथुरा दास एक लास्ट का केस है, ये मैं बताना चाहूंगा, अंतिम केस है मुनींद्र वर्सेस मथुरा दास। मुनींद्र बनाम मथुरा दास AIR 1940, AIR 1940 ये अंतिम केस है। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, इसमें क्या था कि वादी जो है एक साधारण व्यक्ति हुआ राहगीर होता है, और ये मथुरा दास जी जो कि मतलब जो प्रतिवादी हैं इनका इस मामले में क्या था कि मथुरा दास जी का मकान बहुत मतलब कई तीन तल्ले का था, उसमें ऊपर उनके एक होल्डिंग लगी हुई थी जो कि सिनेमा से संबंधित थी, जिसमें सिनेमा के पिक्चर के जो है पोस्टर लगे होते हैं वो लगे हुए थे, और जो उसका फ्रेम बना हुआ था जो होल्डिंग का वो लकड़ी का बना हुआ था और बड़ा था। हवा के चलने की वजह से वो काफी दिनों से उसी पे टंगा हुआ था छत पे ऊपर, जो कि नीचे से रास्ता जाता था, और वादी जो है उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। अचानक हवा का झोंका आता है और वो होल्डिंग गिर जाती है और उससे वादी को जो है चोट लग जाती है। वादी मुकदमा दायर करता है कि महोदय इन्होंने इस होल्डिंग को इनके घर पे लगी हुई थी इसलिए ये जिम्मेदार है, और जो है मुझे अत्यधिक क्षति हुई है इसलिए मुझे क्षतिपूर्ति प्रतिवादी से दिलाई जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा, तो प्रतिवादी ने क्या जवाब दिया कि महोदय हवा का झोंका हमेशा आता जाता था, कभी मेरी होल्डिंग गिरती नहीं थी, अचानक हवा का तेज झोंका आया, इस वजह से ये होल्डिंग गिर गई और वादी को चोट लग गई। कोर्ट ने कहा देखिए, हवा के झोंके का आना ये अप्राकृतिक घटना नहीं है, तूफान आना एक अप्राकृतिक घटना हो सकती है, तो इसलिए और आपने पूर्ण रूप से उपेक्षा कार्य की है कि क्यों आपने कार्य की है, क्योंकि आपने होल्डिंग लगाया था, तो आपको इस बात को ध्यान रखना था
कि हवा के झोंके तेज भी हो सकते हैं। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने कहा कि यह निश्चित तौर पर घोर उपेक्षा का मामला है, इसलिए प्रतिवादी निश्चित तौर पर वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार है। आज के इस पार्ट में मैंने आपको टॉप गार्ड से रिलेवेंट 8 परिभाषाएं, उसके आवश्यक तत्व और उसके प्रमुख जो निर्णीत केसेस हैं उसके बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।